बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑरेक्स डेवलपर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको हमें पढ़ना और उनके बारे में हमें लॉजिकल और इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज जो है वो होना लाजमी है। ठीक है जी। सबसे पहले आपकी जो सेकंड ईयर की आईसीएस की बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 है आपके पास। ठीक है जी। और सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर के अंदर एक डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और एक साथ ये सी लैंग्वेज के कोर्स हम पढ़ते हैं। ये दोनों को मिला के आपके पास 75 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, चले जी आए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर डज नॉट नो एनीथिंग ऑन इट्स नॉन ओन। उसको खुद से कंप्यूटर को कोई चीज़ पता नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है या फिर कंप्यूटर जो भी काम करता है ना, वो सारी इंस्ट्रक्शंस उसे पहले से दी गई होती है। ठीक है, यही डिफरेंस है बहुत बड़ा इंसान और कंप्यूटर के दरमियान कि कंप्यूटर को जो काम करना पड़ता है उसको वो पहले हम बताते हैं, लेकिन अब ये 5th जनरेशन जो कंप्यूटर्स है ना उनके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। 4th जनरेशन तो हमने पढ़ी हुई है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। 5th जनरेशन में यही था कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करेगा और इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन आपको चैट जीपीटी मिलती है, जिसको आप जस्ट सवाल कहते हैं, वो आपको उसका जवाब ढूंढ के ला के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इट कैन सॉल्व मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को उसके अंदर उसके प्रोग्राम को लोड करते हो। The C being a magic tool for writing a program to solve variety of the problem. बिगिनर जस्ट नीड अ प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इसका एक्सपीरियंस होता जाएगा। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस, हेयर वी शैल इंट्रोड्यूस द बेसिक एलिमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज। जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स है जो सी लैंग्वेज के, आज हम वो पढ़ेंगे और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक नाम है, एक नाम है जो एक वेरिएबल, कांस्टेंट या टाइप ऑफ द फंक्शन या फिर कोई प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। जब आप कोई भी वेरिएबल या कोई आप फाइल क्रिएट करते हैं तो आप उसको एक नाम देते हैं, तो वो क्या होता है, वो नाम उसका बेसिकली आइडेंटिफायर होता है जिससे आप उस फाइल को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे आपका नाम जो है वो आपका आइडेंटिफायर है। ठीक है, उस नाम से आपको जब हम क्लास में कॉल करते हैं तो आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आप बोलते हैं जी सर, तो वो आइडेंटिफायर है। ठीक है जी, आपका नेम। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर उसके भी आइडेंटिफायर होते हैं। वेरिएबल्स के नाम, कांस्टेंट्स के नाम, टाइप ऑफ फंक्शन जो रखते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो लेबल्स यूज़ करते हैं, ये सब आइडेंटिफायर कहलाते हैं। आइडेंटिफायर इन सी कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ करेक्टर। कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर हो सकता है, ए बी सी आप यूज़ कर लें। ठीक है, बट ओनली द फर्स्ट 31 करेक्टर आर सिग्निफिकेंट टू सी कंपाइलर। लेट्स सपोज, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ नोटपैड ओपन करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ ओपन कर ली और इसको हमने यहाँ पे कर लिया। देखें जी, लेट्स सपोज इंट, और आप एक आइडेंटिफायर का नाम बनाते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और सेमीकोलन। अब देखें इस आइडेंटिफायर की जो टाइप है वो है इंटीजर। इसका जो नाम रखा है वो मैंने रखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब देखें, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम को अगर आप सिलेक्ट करें तो मेरे पास इसकी लेंथ आएगी कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर मौजूद है। तो अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा मैं, तो देखें जी, यहाँ पे आपका 5 कॉलम है, ये 6 है, 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेक्टर्स का ये एक आइडेंटिफायर का हमने नाम रख लिया है। वो कहता है अगर 12 के बाद 13 14 15 सो ऑन करते 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 आपकी जो लेंथ है ना वो पहुंच गई है 35 तक।
लेट्स सपोज 35 तक चला गई, तो कहता है कि जो एक सिग्निफिकेंट आइडेंटिफायर का नाम है ना, वो हमेशा 31 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज के 31 कैरेक्टर्स जो है ना, ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, ये इतने बनते हैं। ये जो इसके आगे वाले ई है ना, ये सारे क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनको ख़त्म कर देगा, इनको रीड नहीं करेगा, इनको कंसिडर नहीं करेगा। एक्चुअल में आपके प्रोग्राम के अंदर वो मौजूद होंगे, लेकिन कंपाइलर जब उनको कंपाइल करेगा तो कंपाइल टाइम पे वो क्या करेगा, जस्ट ओनली 31 करेक्टर्स को वो एज्यूम करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली लाइन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगली लाइन हमारे पास मौजूद है, देयर आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नो contain but only there are two type of the identifier in C language। दो तरह के आइडेंटिफायर जो है ना वो C लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन से हैं जी हमारे पास एक है जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, ठीक है जी, और एक हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। ये दो टाइप्स हैं आगे फर्दर आइडेंटिफायर की। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है ये पढ़ते हैं हम। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर लाइक रिजर्व वर्ड। अब हमने इंट्रोडक्शन, जब आपने इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, उसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, और उसमें हमने क्या किया था कि हमने कुछ रिजर्व वर्ड्स भी पढ़े थे सी लैंग्वेज के अंदर। रिजर्व का मतलब होता है जो चीज़ आपने एक फिक्स कर दी है, एक साइड पे रिजर्व कर ली है यूज़ के लिए, या आपने एक्स्ट्रा निकाल ली है, उसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो लाइक अ रिजर्व वर्ड, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैव special meaning in C, but these can be redefined to use in a program for other purpose। जिस तरह रिजर्व वर्ड पहले से डिफाइन किए गए हैं, इसी तरह कुछ और ऐसे नाम भी हैं जिनको सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है, और उनका कोई ख़ास मकसद है, उनका एक स्पेसिफिक काम है, टास्क है सी लैंग्वेज के अंदर। कहता उनको हम क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के अंदर, ये ले जी मैंने हाईलाइट, उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। कहता है उनको आप रीडिफाइन भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर अपने अपने आप अगर अपना कोई अपने मकसद के लिए, अपने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, However, this practice is not recommended। आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो पहले से आइडेंटिफायर बने हुए हैं ना, उनको दोबारा से रीडिफाइन ना करें। जो पहले से बना के आपको दिए गए हैं आप उनको यूज़ करें, और जो उनका इस्तेमाल है उसके मुताबिक उनको यूज़ करें, उनके इस्तेमाल को चेंज मत करें अपने प्रोग्राम के अंदर। इफ़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इज़ रीडिफाइन, कहता अगर आपने रीडिफाइन कर ही लिया है, C is no longer remain able to use it for its original purpose। कहता अगर आपने उसको चेंज कर लिया ना, तो फिर आपने जो चेंजेस की है ना, फिर आप वो यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जो C लैंग्वेज जिस बंदे ने बना के दी है, उसने जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया था ना, वैसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे एक चीज़ आपने बाज़ार से ली है, वो चीज़ काम कर रही है, एक मशीन है आपने घर के किचन के इस्तेमाल के लिए ली है, ग्राइंडर है वो लिया है, वो ग्राइंड कर रहा है चीज़ों को, लेकिन अब आपने उसमें कोई चेंजेस अपने पास से कर ली है, तो उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो गया। जब फंक्शन चेंज हो गया तो उसके बाद क्या है कि आप अब उसके ओरिजिनल फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, जो आपने चेंजेस कर दी ना, अब वो इस्तेमाल होनी है ऑनवर्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये वाली कि अगर आप उनको रीडिफाइन करेंगे ना, तो उसकी ये सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल में, ये जो एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा है वो है एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इंक्लूड प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। अब प्रिंट एफ क्या करता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स को प्रिंट करता है, जो भी आपने आउटपुट प्रिंट करवानी होती है। आपने इसको चेंज कर दिया, आपने इसको कस्टमाइज कर दिया, अपने मुताबिक इसको आपने रीडिफाइन कर लिया, तो अब हो सकता है कि ये स्क्रीन पे आपकी आउटपुट प्रिंट ना करवाए, किसी और जगह पे करवाए।
तो अब अगर आपने प्रोग्राम में इसको रीडिफाइन कर लिया और आपने इसको ये ऑर्डर दिया कि तुम स्क्रीन के ऊपर नहीं, तुम किसी फाइल के अंदर प्रिंट करो, तो उसने करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद आपको ये ज़रूरत पड़ी कि आपने इसको अब स्क्रीन पे भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप फिर दोबारा इसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको चेंज कर लिया है। विच, इसके बाद अगला है विच आर नेम ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइन इन द स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी stdio.h. std stand for standard, I for input, o for output, standard input output stream.h। ये इसकी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर आपको ये बिल्टन ये जो एग्जाम आपको दोनों फंक्शंस प्रिंट और स्कैन एफ वाले मिल जाते हैं। ठीक है जी। ये मैं साथ साथ आपको हाईलाइट भी करके दे रहा हूँ। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे इनको याद करने की। अब आपने अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफायर की डेफिनेशन, तो आपने बताना है आइडेंटिफायर द नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल टाइप फंक्शन एंड लेबल इन द प्रोग्राम। ठीक है जी। और इसके बाद है आइडेंटिफायर इन द सी लैंग्वेज contain any number of character but only the first 31 are significant for the compiler। ये इसका यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। आगे इसकी टाइप बतानी है कि there are two type of आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। कौन कौन से हैं जी? वो हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन सा होता है। यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो यूजर खुद डिफाइन करता है इन प्रोग्राम। यूजर जब खुद डिफाइन करता है अपने किसी खास मकसद के लिए, उसने कोई यूजर आइडेंटिफायर बना लिया है, तो उसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। मतलब ये कि सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर पहले से बना के दिए गए हैं, उनके अलावा आप जितने भी आइडेंटिफायर बनाते हैं वो सारे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। In a C program, the programmer may need to access the memory location for storing data and results। देखें, आप प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आप चीज़ों को सेव करवाते हैं, अपने प्रोग्राम के रिजल्ट सेव करवा दे, कैलकुलेशन का रिजल्ट सेव करवाना। तो जहाँ भी आप सेव करने के लिए कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई लोकेशन मेमोरी लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, उसको हम क्रिएट करेंगे। फॉर दिस पर्पस मेमोरी सेल्स आर नेम्ड। मेमोरी सेल रिक्वायर होते हैं जो रैम के अंदर मौजूद होते हैं आपके पास, जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवाते हो, वैल्यू रिट्रीव करते हो, अपडेट करते हो, रिट्रीव करते हो, अपडेट करते हो, और ये काम बार बार होता रहता है जितनी बार आपने लॉजिक लिखा होता है। फॉर दिस पर्पस मेमोरी सेल्स आर नेम्ड दैट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। रैम के अंदर अब आप जो मेमोरी सेल लेते हो ना, जो आप एक बनाते हैं, और उसको जो नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो इसकी डेफिनेशन आप आसान जुबान में ये भी कर सकते हैं, द मेमोरी सेल विच इज क्रिएटेड बाय यूजर इन द प्रोग्राम। और बल्कि यूजर ना लिखें, आप लिखें द मेमोरी सेल that are created in the RAM by the programmer, its name called यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब C इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब मैं बता दूं ये यहाँ पे केस सेंसिटिव का लफ्ज क्या होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे इंट मार्क्स, ये भी एक सेम मार्क्स आपने एक वेरिएबल बना लिया, इंट, और आपने m को बड़ा कर दिया। अब ये दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन इनके केस जो है वो डिफरेंट है। केस मतलब कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में। तो देखें, पहले वाले में m स्मॉल में है, सेकंड वाले में m कैपिटल में है, तो दोनों का डिफरेंशिएट कर रहा है। सिर्फ एक केस के अप एंड डाउन, केस कैपिटल और स्मॉल होने की वजह से दोनों क्या होंगे? अलग अलग कंसिडर होंगे। तो सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर आप इस तरह
मार्क्स एक वेरिएबल बनाएंगे और दूसरा वेरिएबल भी मार्क्स के नाम से बनाएंगे, लेकिन आप एम कैपिटल कर देंगे तो दोनों अलग अलग कंसिडर होंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपने सेम नेम कर दिए, सेम लेटर केस है, तो अब ये क्या है, एरर है। क्यों? क्योंकि एक नाम के साथ आप एक डेटा टाइप के साथ जो आपने एक नाम से वेरिएबल बना लिया है वो लॉक हो गया, अब आप वो उस नाम को दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें सारी हमने क्लास में प्रैक्टिस की भी हुई है। This means that the C compiler consider the upper and lower case to be distinct character. For example, compiler consider the square area and square area both are different variable name. Definite, मैंने आपको बता दी ये चीज़। अच्छा, अब आपने इसमें जो लाइन लिखनी है सिंपल, वो आपने ये वाली लिखनी है। लिखना है C is a case sensitive language. For example, the compiler considers square area and the square are two different identifier रेफरिंग टू अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। बस इसमें से ब्लू पार्ट में से आपने ये दो लाइनें लिखनी है। ठीक है जी। आ जाए जी कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड जो मैं पहले आपको बता रहा था। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड विच आर प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइन कर दिए है ना लैंग्वेज बनाते वक्त, उनको हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहते हैं। जिस तरह कॉलेज में अगर आपने आना है तो यूनिफॉर्म फिक्स हुई हुई है, गर्ल्स के लिए लहदा है, बॉयज़ के लिए लहदा है, तो वो पहले से प्री डिफाइन है कि भाई इस कॉलेज में अगर आना है तो ये यूनिफॉर्म पहन के आना है। इसी तरह सी लैंग्वेज में अगर काम करना है तो जो चीज़ें उन्होंने पहले से बना के दी हुई है उनको वो कहते हैं कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, टोटल इनकी तादाद कितनी है, 32 वर्ड्स डिफाइंड बाय द कीवर्ड इन सी लैंग्वेज एज डिफाइन एज अ कीवर्ड। कॉलेज के अंदर जिस तरह दो यूनिफॉर्म है, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए है, इसी तरह सी लैंग्वेज में टोटल कितनी है, कितने वर्ड्स हैं, 32 वर्ड्स हैं। These have predefined use and cannot be used or redefined for any other purpose in C program. अब आप इनको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। दोबारा से डिफाइन का मतलब कि जैसे आप आइडेंटिफायर बनाते हैं ना, आप इसी तरह दोबारा से नहीं इनको बना सकते, ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है जी। और इनका मकसद भी डिफाइन किया हुआ है कि जो जो इन्होंने काम करना है ना वो भी पहले से डिफाइन है, ऑलरेडी सारा प्लान्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उनको यूज़ करके अपना कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, अपना कोई किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर सकते हैं, आप 2+2 कर सकते हैं उनके ज़रिए। दे आर यूज बाय द कंपाइलर एज एड टू कंपाइल द प्रोग्राम। ये कंपाइलर इनको यूज़ करता है किस लिए, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। दे ऑलवेज रिटर्न इन लोअर केस, इनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी एक जनरेट होता है कि क्या कीवर्ड किस केस में लिखे जाते हैं। ऑप्शंस मिलती है आपको अपर केस में, लोअर केस में, मिक्स केस में, नन ऑफ दीज। तो ये चार में आपने हमेशा कौन सा चूज करना है, लोअर केस। A complete list of the ASCII C keyword is given at the end of this chapter. अब एक ASCII लिस्ट भी होती है जिसके अंदर आपके पास ASCII कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। वो लिस्ट इस बुक के एंड पे दी गई है, वो हम एंड पे रिव्यू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ब्लू हाईलाइटेड लिखी हुई है ब्लू कलर्स के अंदर कि रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइन इन द प्रोग्राम। आप इनको दोबारा से प्रोग्राम के अंदर रीडिफाइन नहीं कर सकते। चलें जी, ये थी हमारे पास डेफिनेशन जो हमने आज पढ़ा है। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, डिफाइन इट्स टाइप। कौन कौन सी टाइप पढ़ी हमने पढ़ा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं जो कि पहले से लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिनका प्री डिफाइन एक पर्पस है, जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहले से बना के रखा हुआ है। आप उसको यूज़ करते हैं और अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। आप इनको दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते ना। आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कर लेंगे तो आप उसके ओरिजिनल टास्क, उसके ओरिजिनल फंक्शन को लॉस कर लेंगे। आप उसके ओरिजिनल फंक्शन को दोबारा फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप इनको दोबारा से रीडिफाइन कर लेंगे। तो सी लैंग्वेज ये रिकमेंड करती है कि जो पहले से आइडेंटिफायर उन्होंने बना के दिए हुए हैं, जो पहले से फंक्शन दिए हुए हैं उन्होंने, आप उनको चेंज मत करें। ठीक है जी। इसके बाद हमने पढ़ा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, वो आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर अपने
प्रोग्राम के रिजल्ट्स को या फिर डाटे को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशंस बनाते हैं रैम के अंदर, जो उनको नाम दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। जैसे ये देखें जी, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, इंटीजर में मैंने इसका लिखा है इंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है ना, ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। और ये जो इंटीजर है ये प्री डिफाइन है, मतलब कि ये वाला आपका स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ये पहले से सी लैंग्वेज में बना के दिया हुआ है आपको। आपके पास आपने जो बनाया है वो बनाया है आपने ये वाला स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम के साथ आपको रैम के अंदर एक सेल मिलेगा, उस सेल का नाम रखा जाएगा स्टूडेंट आइडेंटिफायर। जब भी आप वैल्यू देंगे इसको, वो हमेशा कहाँ पे जाएगी, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम के सेल के अंदर रैम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी। इसमें फिर उसने आपने पढ़ा, हमने पढ़ा जी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों अलग-अलग होते हैं, दोनों अलग-अलग ट्रीट होते हैं। फिर हमने रिजर्व वर्ड पढ़े हैं, वो टोटल रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो 32 होते हैं, हमने पढ़ा है। और इसके बाद कहता है रिजर्व वर्ड्स के हर फंक्शन जो है वो हर वर्ड के अगेंस्ट एक फंक्शन पहले से डिफाइन किया हुआ है, यूजर उसको दोबारा से रीडिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है जी। कंपाइलर इन रिजर्व वर्ड्स को यूज करता है आपकी प्रॉब्लम, आपने जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको कंपाइल करने के लिए। ठीक है जी। आपने ये हाईलाइटेड फाइल जो है आपको इसी तरह मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, आप इसको पढ़िएगा। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट्स में पूछें या फिर मुझे क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लें। आपकी आसानी के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है, तो काइंडली इस वीडियो को पूरे मुकम्मल देखनी है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और दूसरा, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Damn.